नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास आदमखोर। जब किसी शेर का निवाला उसके मुंह से छीन लिया जाता है तो वह और भी खूंखार हो जाता है और बन जाता है आदमखोर। अनिल मोहन द्वारा लिखा गया थ्रिल, एक्शन और सस्पेंस से भरपूर देवराज चौहान सीरीज का विस्फोटक धमाका आदमखोर। अमर सिंह डाबर फटी फटी आंखों से कई पलों तक दीवान चंद बागले को देखता रह गया। उसके होठों से कोई शब्द न निकला। बागले की बेहद शांत निगाहें डाबर के चेहरे पर टिकी। क्या कहा तुमने? डाबर के होठों से खरखराहट से भरी आवाज निकली। जगमोहन मेरे कब्जे में है, बागले ने पूर्वता लहजे में कहा। इसलिए देवराज चौहान की परवाह करने की जरूरत नहीं, उसे बेहद आसानी से संभाला जा सकता है। लेकिन जगमोहन तुम्हारे कब्जे में आया कैसे? डाबर हैरान था। बागले ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर सिर हिलाते हुए कह उठा, कल रात जब जुआ घर में लूट की जा रही थी तो इत्तेफाक से मैंने यूं ही जुआ घर का दृश्य देखने के लिए टीवी ऑन कर दिया। वहां हो रहा हादसा मुझे नजर आने लगा। तब लूट अंतिम चरण पर थी और फौरन कुछ करके लूट को रोका नहीं जा सकता था। फिर भी मैंने कोशिश की और अपने कमांडो को नाइट रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ा दिया था, परंतु तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका था। उसी समय कार द्वारा कोई वहां से भागता नजर आया तो कमांडोज ने उसे घेर लिया, पकड़ लिया और बाद में मालूम पड़ा कि वह जगमोहन है, इश्तिहारी मुजरिम देवराज चौहान का साथी। कहाँ रखा है जगमोहन को? जहां हम अपने खतरनाक दुश्मनों को कैद रखते हैं। वागले सिर से पांव तक शांत था। ओह! दोनों में कई पलों तक चुप्पी व्याप्त रही। लेकिन वागले 70 करोड़ की रकम को छोड़ा नहीं जा सकता। डाबर बोल उठा। छोड़ कर रहा है, हम अपनी रकम वापस पाकर ही रहेंगे, वागले ने दृढ़ स्वर में कहा। मुझे 70 करोड़ की जरा भी चिंता नहीं है। यूं समझो कि वह जल्दी ही हमारे पास होगा। कैसे? कैसे? वागले के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। हम तो कोशिश करेंगे ही कि 70 करोड़ को वापस पा सके। साथ ही देवराज चौहान भी हमारे लिए 70 करोड़ की दौलत को पाएगा, हमें लाकर देगा। पागल हो गए हो? देवराज चौहान भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि जगमोहन हमारे कब्जे में है। कोई जरूरी तो नहीं कि देवराज चौहान जगमोहन की परवाह करे। 70 करोड़ की दौलत कम नहीं होती वागले, और जगमोहन तो देवराज चौहान का सिर्फ साथी है। साथी तो उसे और भी मिल जाएगा, परंतु 70 करोड़ हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ में आना कठिन है, डाबर ने दृढ़ स्वर में कहा। वागले ने कंधे उचकाए और बात समाप्त करने के लहजे से कह उठा, मैं इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। आगे जैसा भी होगा सामने आ जाएगा। और अब हम ड्रग्स की कीमत कहाँ से चुकाएंगे? 70 करोड़ का इंतजाम करने में हमें वक्त लगेगा, जबकि 2-3 दिन में ड्रग्स की खेप आ रही है, डाबर ने होठ भींचकर कहा। वह मैं बात कर लूंगा, ड्रग्स की पेमेंट हम कुछ देर बाद दे देंगे, वागले ने कहा। एकाएक डाबर के चेहरे पर क्रोध का समंदर नाच उठा। मैं चाहता हूं कि पंचम खेड़ा और सुनील मजूमदार को तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारा जाए। हरामजादों की हिम्मत कैसे हो गई हमारा पैसा लूटने की, डाबर ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। वागले के चेहरे पर विशैली मुस्कान उभरी। चिंता मत करो डाबर, जो भी हमारे खिलाफ उतरा है वह मरेगा ही, परंतु जल्दी नहीं करनी है हमें। सबसे पहले हमें 70 करोड़ को हासिल करना है। अगर ये लोग मर गए तो पैसा हम किससे वसूल करेंगे? किसी भी काम में जल्दबाजी मत करो और सुनील मजूमदार से बात करनी है हमें। वह किसी गलत फहमी में फंसकर हमारे खिलाफ उतरा है, वरना वह ऐसा नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसने दौलत राम से कहा है कि हम लोगों ने उसकी जान लेने की चेष्टा की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें मालूम तो होना चाहिए कि सुनील मजूमदार किस गलतफहमी में फंसा है। जो मर्जी करो, डाबर व्याकुलता से कंधे उचका उठा। पठानिया हमारा हमेशा वफादार साथी रहा है, हमने हमेशा उस पर विश्वास किया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह खेड़ा और मजूमदार के साथ इस लूट में शामिल था। आस्तीन का सांप बन गया है पठानिया। हम पठानिया पर शक भी न कर पाते। अगर जुआ घर के हॉल में लगे कैमरों ने पठानिया की इस हरकत को नोट न किया होता कि लूट के समय उसने खामोशी से रिवॉल्वर देवराज चौहान की कमर से सटाकर उसे कुछ करने से रोका, और तुमने पठानिया को जाने दिया, उसका कोई इंतजाम नहीं किया। हाँ, ऐसा करना ही ठीक था, वागले ने गंभीर स्वर में कहा। पठानिया के मर जाने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। अब पठानिया आजाद है, वह सोच भी नहीं सकता कि उसकी गद्दारी का हमें पता है। अब वह खामोशी से 70 करोड़ के सोने तक पहुंचकर अपना हिस्सा पाने की चेष्टा करेगा। हमारे कमांडो उसके पीछे लग चुके हैं।
इस तरह हम अपना 70 करोड़ जल्दी वापस पा लेंगे। पठानिया के मुकद्दर में तो मौत लिखी जा चुकी है, अब नहीं तो कुछ दिन बाद सही। डाबर गहरी सांस लेकर रह गया। हमने आर्म्स प्रूफ रूम तैयार करवाया था कि वहां पर हमारी दौलत सुरक्षित रहेगी और किसी को भी वहां पैसा होने का शक नहीं होगा, परंतु पहली बार में ही 70 करोड़ की चोट पड़ गई। इसकी वजह यह थी कि रक्षा करने वाले ही लुटेरे बन बैठे, वरना बाहरी किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऐसा कुछ करने की सोच भी पाता। अगर आर्म्स प्रूफ रूम के भीतर मौजूद कविता देसाई ने उन लोगों की सहायता न की होती तो वह भला कैसे कामयाब होते। हाँ, डाबर ने दांत भींचते हुए कहा, कविता देसाई तो शुरू से ही बहुत चालाक है। अब इन सब बातों को छोड़ो, बागले ने कष्ट लिया। क्या किया जाए अब? अभी तो थोड़ा सा समय ऐसे ही बीतेगा हमारा, जब तक कि हमारे कमांडो कोई खबर नहीं देते। उसके बाद भागदौड़ आरंभ होगी। शायद कुछ दिन हमें पूरी तरह चुप बैठना पड़े। ऐसे में 70 करोड़ का सोना कहीं दूर निकल गया तो? डाबर ने दांत भींचे। नहीं निकलेगा। सोना और सोना लूटने वाले इसी अजमेर में भटकते रहेंगे कुछ देर तो। क्या मतलब? अभी वे लोग माल का बंटवारा करेंगे, जो कि चंद रोज के बाद होगा। वागले की आवाज में क्रूरता भर आई। कम से कम 5-6 दिन से पहले तो अजमेर से बाहर जाने से रहे और 5-6 दिन तक हम उनके सिरों पर सवार होंगे, मौत के दूत बनकर। हमारे कमांडो सब कुछ संभाल लेंगे। देखते रहो, अब मौत का ऐसा खेल शुरू होगा कि पूरा अजमेर खून से नहा जाएगा। डाबर का चेहरा जैसे ज्वालामुखी बना हुआ था। देवराज चौहान को वैन से टक्कर मारने के पश्चात कविता देसाई ने वैन को तूफान की भांति इस तरह दौड़ाया कि अगर सड़कों पर जरा भी ट्रैफिक होता तो कब का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता। मैटाडोर वैन की तो वैसे भी यह एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं थी। आज पहली बार उसने वैन ड्राइव की थी, क्योंकि वैन के भीतर मौजूद 70 करोड़ के सोने को वह किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। 10 मिनट की ड्राइविंग के पश्चात वैन पर उसका हाथ बैठ गया था। अब उसे ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। उसका चेहरा अभी भी सख्त था, आंखों में कठोरता थी, होठ भिजे हुए थे। कठोर आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी कि 70 करोड़ उसके कब्जे में है। उसका सुनहरा भविष्य वैन में मौजूद है। इतनी दौलत उसके पास है कि उसकी तमाम जिंदगी के लिए बहुत थी। मरने के बाद भी दौलत ने बच जाना था। उसकी आंखों के सामने नाइट रेस्टोरेंट की पार्किंग वाला दृश्य घूमने लगा, जबकि फायरिंग आरंभ हो गई थी। उसे पूरा यकीन था कि अगर वह सोने से भरी वैन वहां से खिसका न लाती तो 70 करोड़ खटाई में पड़ जाना था। कविता देसाई वैन को कहां दौड़ाए लिए जा रही थी, कहां जा रही थी, इसका उसे जरा भी एहसास नहीं था। वह तो बस नाइट रेस्टोरेंट से दूर हो जाना चाहती थी। 45 मिनट की ड्राइविंग के पश्चात जैसे उसे होश आया, उसने होठ भींचकर वैन की रफ्तार धीमी की और उसे सड़क के किनारे पर ले जाकर रोका। चारों तरफ रात का घुप अंधेरा छाया हुआ था। स्ट्रीट लाइटें भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ मुख्य मुख्य चौराहों पर ही लाइटें रोशन थी। कविता देसाई ने घड़ी में समय देखा। रात का 1:15 बज रहा था। दोनों हाथों से स्टीयरिंग थामे सोच में डूबी बुत सी बनी वह बैठी रही। एकाएक उसके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि वह जाए कहाँ। 70 करोड़ के सोने के साथ उसे सुरक्षित जगह चाहिए थी, जहां वह अपना और सोने का बचाव कर सके। अपने घर पर जाने के बारे में तो वह ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। सुनील मजूमदार के घर भी नहीं जा सकती थी। पंचम खेड़ा पर तो उसे जरा भी विश्वास नहीं था और अन्य पहचान वाली जगहों पर उसे देर सवेर तलाश किया जा ही सकता था, जबकि उसे ऐसी जगह चाहिए थी कि कोई उसकी हवा भी ना पा सके। सोने को सुरक्षित रखने के बाद ही वह सुनील मजूमदार से मुलाकात करना चाहती थी। इस समय सबसे अहम काम 70 करोड़ के सोने को सुरक्षित ठिकाने लगाना था और जो कुछ भी करना था बाद में करना था। कविता देसाई को उसी तरह वैन में बैठे 5 मिनट बीत गए। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था कि कोई ठिकाना तलाश कर सके। इस प्रकार यहाँ बैठे रहना भी खतरे से खाली नहीं था। वे लोग उसे तलाश कर सकते थे या फिर कोई गश्ती पुलिस जीप की निगाहों में चढ़ सकती थी। 5 मिनट के पश्चात अगले 3 मिनटों में कविता देसाई ने फैसला कर लिया कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ वह सुरक्षित रह सकती है। वह थी एक जगह, पुजारी सिकंदरानाथ का मंदिर, जो कि अजमेर पुष्कर रोड पर स्थित था। पुजारी सिकंदरानाथ और कविता देसाई के बीच बहुत पुराना परिचय था। कविता देसाई अक्सर मंदिर में उसके पास जाती रहती थी और पुजारी सिकंदरानाथ जब भी अजमेर आता था, वक्त होता था तो कविता देसाई के पास अवश्य आता था, खाना भी खाता था। दोनों में गुरु शिष्य जैसे बेहद मधुर संबंध थे और इस समय कविता देसाई को पुजारी सिकंदरानाथ ही नजर आया था, जिसके बारे में उसके सिवाय और कोई नहीं जानता था। कविता देसाई ने अगले ही पल वैन को पुष्कर रोड की तरफ दौड़ा दिया।
पुजारी सिकंदरानाथ, उम्र 45 बरस, पतला लंबा बदन। वह अक्सर धोती कुर्ता पहने ही नजर आता था। सिर पर छोटे छोटे बाल और पीछे गांठ लगी छोटी सी चोटी। पाँव में चप्पल ही पहनता था, परंतु मंदिर में नंगे पाँव ही रहता था। सिकंदरानाथ जिस मंदिर में पुजारी था वह अजमेर से पुष्कर जाते समय पहाड़ियों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। वहां से दूर दूर का नज़ारा स्पष्ट नजर आता था। मंदिर में प्रवेश करते ही बहुत बड़ा हॉल था, जहां हर दिशा में कई भगवानों के छोटे छोटे मंदिर बना रखे थे। 2 कमरे पिछले हिस्से में और 2 ऊपर पहली मंजिल पर थे। पुजारी सिकंदरानाथ को मंदिर से आमदनी तो न के बराबर थी। कभी कभार ही कोई भटकता हुआ उधर आ जाता था, अन्यथा चढ़ावे के तौर पर उसे कुछ भी प्राप्त नहीं था। मंदिर में अकेला रहता था। कभी कभार कोई बेला आ जाता तो 2-4 दिन वहां रहकर उसे भी खिला जाता और खुद भी खा जाता। बहरहाल तंगी के इस सिलसिले से पुजारी सिकंदरानाथ परेशान था। सिकंदरानाथ पिछले 10 सालों से इस मंदिर में था और मंदिर का पूरा मालिक बने उसे 8 साल हो चुके थे। सिकंदरानाथ का बीता वक्त कुछ इस प्रकार था। कभी वह डॉक्टर था। उसका अपना छोटा सा नर्सिंग होम था दिल्ली में। सब कुछ ठीक चल रहा था। बीवी थी, एक बच्चा था, परंतु पैसा कमाने के लालच में वह तबाही के कगार पर आ खड़ा हुआ था, जिसका खामियाजा वह आज तक भुगत रहा था। नर्सिंग होम कुछ खास न चलता था और वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। इसी कारण वह ड्रग्स का बिजनेस करने वालों की संगत में पड़ता चला गया और अपने नर्सिंग होम के माध्यम से वह ड्रग्स सप्लायर बन गया। नशेड़ियों को वह नशे के इंजेक्शन भी लगाने लगा। वह काम ही ऐसा था कि फलने फूलने लगा, दौलत बरसने लगी। साल भर में ही वह दौलतमंद बन गया। लेकिन ऐसे धंधे ज़्यादा देर फलते फूलते कहाँ हैं। जो लोग उसे ड्रग्स देते थे उनसे किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हुआ। बात यहाँ तक पहुँची कि वे लोग उसकी जान लेने आ पहुँचे, परंतु उसने अपनी जान बचाकर 2 की जान ले ली। इससे बदमाशों के बीच उसकी दुश्मनी और भी बढ़ गई। उसके द्वारा किए गए कत्लों की बात फैली। पुलिस सतर्क हुई। पुलिस ने फौरन उसके खिलाफ सबूत तलाश किए और उसे गिरफ्तार करने को चढ़ दौड़ी। वह समझ गया कि सब कुछ खत्म हो गया है। पुलिस के जाल में फंसने का मतलब था सारी जिंदगी तबाह। ड्रग्स के धंधे में वह लिप्त था ही, 2 कत्ल भी कर चुका था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने रिवॉल्वर से पुलिस का मुकाबला किया, जिसकी एवज में उसके रिवॉल्वर से 3 पुलिस वाले शूट हो गए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तो उसका बच पाना संभव नहीं था। वह फरार हो गया और भटकता भटकता 6 महीने के बाद पुष्कर रोड पर स्थित इस मंदिर में पहुंचा। तब उसकी बुरी हालत हो रही थी। दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी, मैले कुचैले हो रहे कपड़ों और मन में कानून और पुलिस का भय। जब वह मंदिर में पहुंचा तो मंदिर का मालिक और पुजारी वहां अकेला पड़ा बुखार में तप रहा था। बुरी हालत थी उसकी। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। उसके मन में जाने क्या भावना आई। उसी पुजारी के पैसे उठाकर उसके लिए दवा ले आया और चंद रोज की उसकी सेवा दवा करके उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। पुजारी बहुत प्रसन्न हुआ उसकी सेवा से। उसके पूछने पर उसने अपनी सारी आप बीती सच सच बता दी, परंतु पुजारी ने उसे हर तरफ से माफ करके अपने यहाँ पनाह दी और उसे शिक्षा देने लगा। यह भी साफ मन से शिक्षा लेने लगा। पंडितों का काम उसे आ गया। 1.5 साल बीता। सब कुछ आराम से बीत रहा था। उसके मन से अब पुलिस और कानून का खौफ भी उतर गया था। तभी वह पुजारी ऐसा बीमार पड़ा कि उसका बचना असंभव हो गया और अपने आखिरी समय मरते वक्त उस मंदिर को वह उसके नाम कर गया, क्योंकि वह मंदिर उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी। इस प्रकार वह मंदिर का मालिक और मुख्य पुजारी बन गया। उसने खुद को सिकंदरानाथ नाम दिया और पंडिताई करने लगा। बीती जिंदगी को जैसे वह भूल गया था। उसे यही जीवन रास आने लगा था। उसकी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें दब कर रह गई थी। बीवी बच्चे की याद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि दिल्ली में पहुंचना ही पुलिस के शिकंजे में फंसना था। दिल्ली को वह पूरी तरह भूल चुका था, परंतु अब वह पिछले 10 वर्षों की नीरस जिंदगी बिताकर जीवन से बेजार हो गया था। मन में फिर दौलत और ऐशो आराम की ख्वाहिशें उमड़ने लगी थी, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी सोच इच्छा कम से कम इस जीवन में तो पूरी नहीं हो सकती। कविता देसाई के बारे में वह जानता था कि वह बुरे धंधे से वास्ता रखती है। पिछले चंद महीनों से वह कविता देसाई से पहचान का रिश्ता गहरा करने की चेष्टा में था, सिर्फ इस कारण कि शायद कविता देसाई के बुरे धंधे में हाथ डालकर किसी प्रकार भारी दौलत हासिल कर सके और शान से कहीं जिंदगी बिता सके। रात को 9 बजे ही सिकंदरानाथ ने चावल उबालकर खा लिए थे। उसके बाद वह रोजमर्रा की भांति चिल्म पीने के बाद 9:30 बजे सो गया था।
चूंकि मन में जिंदगी के प्रति बेचैनी भरी पड़ी थी, इसलिए आधी रात को 1 बजे ही उसकी नींद टूट गई। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पहले उसने खुले में बैठकर चिल्म पी, फिर चारों तरफ निगाहें दौड़ाता रहा। सामने आसपास पहाड़ों के काले साए और अजमेर की लाइटें चमकती नजर आ रही थी। चिल्म पीने के दौरान वह सूनी सूनी निगाहों से अजमेर शहर की लाइटें देखता रहा। चिल्म पीने के पश्चात उसने सोने की चेष्टा की, परंतु आज जाने क्यों आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह उठकर मंदिर के अहाते में टहलने लगा। फिर चाय की इच्छा जोर मारने लगी। चाय के लिए उसे आग जलाने की मेहनत करनी पड़ती। इस कारण खुद को उसने चाय पीने से रोका, परंतु आधा घंटा और बीतने पर उसे लगा कि चाय पिए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वह महसूस कर चुका था कि कम से कम आज रात तो अब दोबारा नींद आने से रही। तभी सिकंदरानाथ की निगाह किसी वाहन की हेडलाइट पर जा टिकी, जो कि सामने ही पुष्कर रोड पर था। परंतु उसके असमंजस में घिरने का कारण यह था कि वह वाहन उसके मंदिर तक आने वाले कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ा और उसकी हेडलाइट बुझ गई। 2 पल तो सिकंदरानाथ को कुछ नजर नहीं आया। फिर वह वाहन हल्के से काले धब्बे के रूप में नजर आने लगा, जो कि बराबर उसके मंदिर की तरफ बढ़ता जा रहा था। सिकंदरानाथ को हैरानी हुई कि इतनी रात गए कौन उसके मंदिर में आ रहा है, जबकि दिन में भी कोई भूला भटका वहां नहीं आता, और वह भी वाहन पर। और फिर अपनी ही सोचों पर सिकंदरानाथ चौंका कि आने वाले वाहन की हेडलाइट क्यों बंद की गई। हेडलाइट बंद करने का मतलब है कि वाहन वाला नहीं चाहता कि कोई जाने कि उस मंदिर तक कोई वाहन आया है। उलझन में फंसा सिकंदरानाथ मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर आकर खड़ा हो गया। आने वाला वाहन समीप आकर रुका तो उसने जाना कि वह मेटाडोर वैन है। ड्राइविंग डोर खोलकर कविता देसाई बाहर आई। मंदिर का बल्ब दूर था, परंतु अंधेरे में भी उसने पहचान लिया कि यह कविता देसाई है। इतनी रात गए कविता देसाई का यहाँ आना उसे हैरान कर रहा था। आज से पहले कविता देसाई इस तरह बेवक्त नहीं आई थी। कविता देसाई ने भी सिकंदरानाथ को पहचान लिया था। तुम इस समय यहाँ? सिकंदरानाथ के होठों से निकला। आपकी हैरानी जायज़ है पंडित जी, कविता देसाई अपने पर काबू पाते हुए बोली। परंतु बुरे वक्त में हमेशा भगवान की याद आती है। आप तो साक्षात भगवान के दूत हैं। सिकंदरानाथ को समझते देर नहीं लगी कि कविता देसाई किसी रगड़े में है। तुम किसी परेशानी में हो? सिकंदरानाथ ने स्थिर लहजे में कहा। जी हाँ, मैं। चिंता मत करो, अब तुम भगवान की शरण में हो। ऊपर वाला सबका साथ देता है। आओ, भीतर आओ, तुम थकी सी लग रही हो, सिकंदरानाथ विद्वानों के से अंदाज में बोला। इस समय वह मंदिर का पुजारी था और कविता देसाई उसकी शिष्या। लेकिन पंडित जी, कविता देसाई हिचकिचाते हुए बोली, यह वैन? सिकंदरानाथ ने वैन पर निगाह डाली। वैन को यहीं खड़ी रहने दो, यहाँ से इसे कोई नहीं ले जाएगा, सिकंदरानाथ ने कहा। मैं चाहती हूँ कि वैन को यहाँ खड़ी कोई न देखे। कविता देसाई के स्वर में हिचकिचाहट थी। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? जब वैन यहाँ खड़ी है तो नज़र में आएगी ही। सिकंदरानाथ ने अंधेरे में कविता देसाई को देखा। जाने क्यों उसे महसूस होने लगा कि कविता देसाई किसी रगड़े में फंसी रात के इस बेवक्त यहाँ पहुंची है। कविता देसाई गलत कार्यों से वास्ता रखती थी और ऐसे लोगों का कभी किसी भी मुसीबत में फंस जाना आम बात थी। कविता देसाई ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और कह उठी, पंडित जी, वैन में कुछ कीमती सामान है, इसलिए। ओह, तो यह बात है। सिकंदरानाथ ने फौरन मामले को समझा। इसमें चिंता की क्या बात है? वैन में मौजूद कीमती सामान को निकालकर भीतर रख लेते हैं। कविता देसाई 2 पल खामोश रही, फिर कह उठी, पंडित जी, अभी इतना वक्त नहीं कि कीमती सामान को भीतर रखा जा सके। मैं चाहती हूँ कि वैन को किसी ओट में छिपा दिया जाए। बाकी जो करना होगा दिन में कर लेंगे। सिकंदरानाथ भी खेला खाया आदमी था। वह समझ गया कि कविता देसाई कुछ भारी लफड़ा करके आई है और वह मेटाडोर वैन उसके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। इसलिए वह इसे इस तरह छिपा देना चाहती थी कि कोई उसे देख न सके और उसे देखकर उस तक न पहुंच सके। सब कुछ जानकर भी सिकंदरानाथ ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, वैन को भीतर ले जाकर मंदिर की बगल से आगे करके पीछे की तरफ खड़ी कर दो। ध्यान से करना, रास्ता जरा तंग है और फिर रात का समय है। कविता देसाई तुरंत वैन के भीतर जा बैठी। वैन स्टार्ट की, परंतु हेडलाइट नहीं ऑन की। चंद कदमों के फासले पर खड़े सिकंदरानाथ ने फौरन कहा, लाइट ऑन कर लो। कविता देसाई ने फौरन जवाब दिया, खराब है। सिकंदरानाथ गहरी सांस लेकर रह गया। कविता देसाई सफ़ेद झूठ बोल रही थी। सड़क के कच्चे रास्ते पर उतरने के पश्चात
तो उसने हेडलाइट ऑफ की। कविता देसाई की इस हरकत से जाहिर था कि वह डरी हुई भी थी। बहरहाल सिकंदरानाथ के मन में यह उत्सुकता भर गई थी कि मेटाडोर वैन में ऐसा क्या कीमती सामान है जिसके कारण उसके होश उड़े हुए हैं। सिकंदरानाथ के मस्तिष्क में टेढ़े मेढ़े विचार करवट लेने लगे थे। कविता देसाई ने बेहद कठिनता के साथ उस तंग रास्ते से मेटाडोर वैन को निकालकर मंदिर के पिछवाड़े की ओट में खड़ा किया। इस दौरान हेडलाइट उसने बंद रखी थी, जबकि वैन के इंजन की आवाज़ उस बम के गोले के समान लगती रही जो कि अंधेरे में दूर दूर तक गूंज रही थी। इंजन की आवाज़ का गूंजना उसे बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। इंजन बंद करके कविता देसाई नीचे उतरी और दरवाज़ा बंद कर दिया। यह सारा काम निपटाकर वैन की बॉडी के साथ टेक लगाए वह गहरी गहरी सांस लेने लगी। कविता देसाई को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी जंग फतेह करके लौटी हो, और वास्तव में जो कुछ भी हुआ किसी जंग से कम नहीं था। इतनी खतरनाक दरिंदों की होड़ में से वह 70 करोड़ के सोने से भरी वैन ले उड़ी थी। यह हौसलामंद कारनामा था, और सफल होने के पश्चात वह ऐसी जगह पर आ पहुंची थी जहां पर उसकी तलाश में कोई नहीं पहुंच सकता था। आओ बेटी, सिकंदरानाथ ने शांत स्वर में कहा, तुम बहुत थकी लग रही हो, भीतर आकर कुछ आराम कर लो, वैसे भी रात काफ़ी बीत चुकी है। सिकंदरानाथ की आवाज़ सुनकर कविता देसाई अपनी जगह से हिली। सूखे होठों पर जीभ फेरकर वह कांपती सी टांगों से वैन के पिछले हिस्से में पहुंची और दरवाजे के दोनों पल्ले खोले। अंधेरे में और चांद की रोशनी में गत्ते के बॉक्सों के साए नजर आए। कविता का दिल जोरों से धड़क उठा, यह सोचकर कि 70 करोड़ का सोना उसके कब्जे में है। वह अकेली इस दौलत की मालकिन है। सिकंदरानाथ अपने कदमों को बमुश्किल रोक पाया। आगे बढ़कर वैन के भीतर झांकना चाहता था, परंतु वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी उत्सुकता देखकर कविता देसाई उसके प्रति सतर्क हो। आखिर वह मंदिर का पुजारी था, मोह माया से उसका क्या वास्ता। कविता देसाई ने वैन के पल्ले बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। पंडित जी, आपके पास कोई मजबूत सा ताला होगा? कविता देसाई ने पूछा। ताला? सिकंदरानाथ ने फौरन सिर हिलाया। हाँ, वैन के दरवाजे पर लगाना है। हाँ, अभी लाया। आधा मिनट में ही सिकंदरानाथ मंदिर के भीतर से ताला ले आया। कविता देसाई ने वैन के कुंडे में ताला लगाया और चाबी अपने कपड़ों के हवाले की। फिर वैन के इग्निशन में लटक रही चाबी निकालकर उसे भी अपने कपड़ों के हवाले कर लिया। उसके बाद कविता देसाई ने हसरत भरी निगाहें वैन पर डाली, फिर सिकंदरानाथ को देखा। पंडित जी, यहाँ से कोई वैन को चोरी करके तो नहीं ले जाएगा? राम का नाम लो बेटी, यह तो संसार के पालनहार ब्रह्मा जी की धरती है, यहाँ भला चोरी का क्या काम? और फिर भगवान के घर में चोरी, ऐसे शब्द तो तुम्हें कहने भी नहीं चाहिए। सिकंदरानाथ ने एकाएक महान आत्मा बनकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तुम किसी बात की चिंता मत करो, यहाँ आकर तुम खुद को हर परेशानी से मुक्त कर सकती हो। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। सिकंदरानाथ के शब्दों से कविता देसाई को तसल्ली मिली। तुम भीतर चलो, मैं चाय बनाता हूँ, उसे पीकर तुम्हारी थकावट और तनाव कम होगा। कहने के साथ ही सिकंदरानाथ मुड़ा और भीतर प्रवेश करता चला गया। कविता देसाई ने वैन के दरवाजे पर ताले को चेक किया, फिर तसल्ली से भरी भरपूर निगाह अंधेरे में चारों तरफ डाली। यहाँ से एक तरफ अजमेर शहर की लाइटें चमकती नजर आ रही थी, तो दूसरी तरफ भगवान ब्रह्मा जी के संसार के इकलौते तीर्थ पुष्कर जी की लाइटें, और इन्हीं चमकती रोशनियों की भांति उसे अपना भविष्य भी चमकता नजर आ रहा था। कविता देसाई मंदिर में प्रवेश कर गई। 25 मिनट में सिकंदरानाथ चाय बना लाया। पीतल के 2 गिलासों में उसने चाय भर रखी थी। एक गिलास उसने कविता देसाई के सामने रखा और दूसरा गिलास खुद थामे कुछ कदम दूर बैठ गया। यह मंदिर के पीछे वाला कमरा था और कमरे में दरी बिछी हुई थी। कविता देसाई ने चाय का घूंट भरा तो उसके दिलो दिमाग को बेहद सुकून मिला। चाय इस समय उसे अमृत महसूस हो रही थी। उसने घड़ी में समय देखा, सुबह के 3:30 बज रहे थे। आप अभी तक जाग क्यों रहे थे पंडित जी? कविता देसाई ने पूछा। नहीं बेटी, मैं नींद ले चुका था और पूजा पाठ के लिए उठा था, सिकंदरानाथ ने कहा। बस उसी समय तुम आ गई। मुझे वाहन के इंजन की आवाज़ सुनाई दी तो मंदिर के द्वार पर जा खड़ा हुआ था। कविता देसाई ने चाय का घूंट भरते हुए सिर हिलाया। यहाँ कोई आता तो नहीं है? कविता देसाई ने पुनः पूछा। सिकंदरानाथ उसकी बात का मतलब समझ रहा था, फिर भी अनजान बनकर पूछ उठा। मैं समझा नहीं बेटी कि तुम कहना क्या चाहती हो? पंडित जी, मेरा मतलब बाहर के लोगों से है, कविता देसाई ने कहा। बेटी, सिकंदरानाथ मुस्कुराकर बोला, यह तो भगवान का घर है, यहाँ आने में भला किसको मनाही है? जिन्होंने आना है उन्होंने तो आना ही है।
फिर भी यहाँ पर लोग दर्शनों के लिए बहुत कम आते हैं। लोग अजमेर से सीधा पुष्कर जी ही जाते हैं। बीच में जितने भी मंदिर पड़ते हैं उनमें तो 10 दिन में एक बार ही कोई दर्शनों के लिए आता है। यह जानकर कविता को राहत मिली। बेटी, सिकंदरानाथ ने चाय का घूंट भरकर शांत स्वर में कहा, मन में तो है कि तुम्हारी परेशानी का कारण जानूं, क्योंकि आज तुम मात्र मेरी शिष्या ही नहीं बल्कि एक बाप की तरह मैं तुमसे हमेशा स्नेह करता आया हूँ। परंतु मेरी पूजा का समय होता जा रहा है, इसलिए अब ज़्यादा देर तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता। वैसे भी तुम्हें आराम की आवश्यकता है, तुम नींद ले लो। आप तो अब सोएंगे नहीं? नहीं बेटी, हमारा दिन तो कब का निकल आया है। हो सके तो उस वैन का ख्याल रखिएगा कि भगवान के घर में किसी चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। अपने घर की चीज़ों का, अपने बंदों का भगवान खुद ध्यान रखता है। तुम नाहक ही चिंतित हो रही हो। अब कविता देसाई सिकंदरानाथ को कैसे बताती कि वह नाहक चिंतित नहीं हो रही है। वैन में 70 करोड़ का सोना है, इसलिए सावधानी इस्तेमाल करने की कोशिश में है। कुछ ही देर में कविता देसाई मंदिर के ऊपर वाले कमरे में जाकर गहरी नींद में डूब गई थी। इस दौरान सिकंदरानाथ पाठ पूजा करता रहा और जोर जोर से मंदिर की घंटियां बजाता रहा था। उन्हीं घंटियों की आवाज़ें सुनते सुनते कविता देसाई की आंख लगी थी। पुजारी सिकंदरानाथ कविता देसाई को सुनाने दिखाने के लिए जोर जोर से आरती कर रहा था और मंदिर की घंटियां बजा रहा था। करीब आधा घंटा वह आरती में व्यस्त रहा। उसके बाद फुर्सत पाकर वह मंदिर के हिस्से से निकला और जरा सा ऊंचे स्वर में भगवान का नाम बुदबुदाता हुआ मंदिर के चक्कर लगाने लगा। इस समय वह बेहद चाक चौबंद नजर आ रहा था। सिकंदरानाथ उस कमरे में भी गया जहां कविता देसाई गहरी नींद में डूबी थी। वह वास्तव में बेहद थकी, हर बात से बेखबर सो रही थी। सिकंदरानाथ ने तसल्ली की कि कविता देसाई वास्तव में गहरी नींद में है। उसके बाद वह वहां से निकला और सीधा वहां पहुंचा जहां मैटाडोर वैन खड़ी थी। सिकंदरानाथ ने वैन को अच्छी तरह से देखा, हर तरफ से देखा। फिर वैन के पीछे दरवाजे पर लगे ताले को चेक किया। वह ठीक ठाक ढंग से बंद था। सिकंदरानाथ को मन ही मन अफसोस हुआ कि जो ताला उसने कविता देसाई को दिया था उसकी दूसरी चाबी उसके पास नहीं थी। अगर होती तो वह ताला खोलकर वैन के भीतर झांककर देख सकता था कि अंदर क्या कीमती सामान है। 10 मिनट के करीब बिताकर सिकंदरानाथ मंदिर में आ गया। उसका मस्तिष्क परेशान सा हो रहा था, यह जानने के लिए कि वैन के भीतर क्या है, और जो कुछ भी है उससे उसकी जिंदगी के अरमान पूरे हो सकते हैं। उसकी ख्वाहिशता पूरी हो सकती है जिन्हें वह पिछले 10 सालों से सीने में दबाए जिए जा रहा है। कविता देसाई के हाव भाव पर उसने एक बार फिर गौर किया कि जब वह वहां पहुंची तो डर के मारे परेशान थी। वैन को किसी के निगाह में न आने देना चाहती थी और न ही किसी को इस बात का पता लगने देना चाहती थी कि वह वैन के साथ यहाँ मौजूद है। उसने अपने मुंह से कहा था कि वैन में कीमती सामान मौजूद है। सिकंदरानाथ को पूरा विश्वास आ गया कि वैन के भीतर जो कुछ भी है उस पर उसे समझदारी और सावधानी से अपना कब्जा जमाना होगा, क्योंकि वह जानता था कि कविता देसाई जैसी खतरनाक शय से कुछ छीनना आसान काम नहीं है। दोस्तों, यूं तो आदमखोर आप देख रहे हैं, परंतु जब तक आप उपन्यास आदमखोर का पहला भाग भूखा शेर नहीं देखेंगे तब तक आप कहानी का सही प्रकार लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। बहरहाल वक्ती तौर पर मैं आपको भूखा शेर की चंद घटनाएं बता देती हूँ, जिससे भूखा शेर और आदमखोर का सिलसिला आपकी समझ में आ जाए और दोनों उपन्यासों की कड़ियाँ आपको दिलचस्पी प्रदान करती रहें। अजमेर अंडरवर्ल्ड में दीवान चंद बांगले और अमर सिंह डाबर की हुकूमत थी। दोनों ने मिलकर पूरे अजमेर में आतंक फैला रखा था। 2 नंबर के सारे धंधे इनके बस में थे और इनके आगे मूछें ऊपर करने से पहले सामने वाले को बहुत कुछ सोचना पड़ता था, क्योंकि डाबर और वागले के सामने मूछें ऊपर करने का मतलब था कि सामने वाले के जीवन की कोई गारंटी नहीं। शहर भर में वागले डाबर की गैर कानूनी जुआ घर शान से चल रहे थे। इस मामले में इन्हें पुलिस की सहायता हासिल थी और पुलिस को इनसे हफ्ता हासिल था, मोटा हफ्ता। ऐसी ही जगहों में एक जगह नाइट रेस्टोरेंट था जहां हर शाम मोटे पैमाने पर जुआ होता था। देवराज चौहान और जगमोहन इन दिनों अजमेर में ही थे और दोनों जुआ खेलने नाइट रेस्टोरेंट में जा पहुंचे। वहां पर इत्तेफाक से उस समय पठानिया मौजूद था। पठानिया वागले और डाबर का सबसे खास और खतरनाक आदमी था। देवराज चौहान और पठानिया ही पत्ते खेलने बैठे। खेल में पठानिया ने हेराफेरी की। यह महसूस करके देवराज चौहान ने भी पत्ते लगाए और पठानिया को हरा दिया। साथ ही उसे बता भी दिया कि अगर उसे पत्ते लगाने आते हैं तो वह भी पत्ते लगा सकता है। देवराज चौहान का जीतना पठानिया बर्दाश्त न कर सका। वापसी पर उसने देवराज चौहान और जगमोहन के पीछे आदमी लगा दिए।
ताकि वे दोनों की हत्या करके जीती हुई लाखों की रकम वापस ले सके। परंतु देवराज चौहान और जगमोहन ने उन सबको शूट कर दिया। उसके बाद अगले दिन देवराज चौहान पुनः नाइट रेस्टोरेंट पहुंचा। पठानिया वहां था और प्रसन्नता के साथ देवराज चौहान से मिला। एक दिन पहले जो भी हुआ था उस मुद्दे पर वह बात नहीं करना चाहता था। देवराज चौहान की कुछ बातों से वह प्रभावित था, सो उसने देवराज चौहान को साथ में काम करने को कहा। जुआ घर के बगल में ताजा ताजा आर्म्स प्रूफ कमरा तैयार किया गया था ताकि वहां खेलने वालों की दौलत सुरक्षित रखी जाए और खेल में टोकनों का ही इस्तेमाल हो। पठानिया देवराज चौहान को बतौर सिक्योरिटी चीफ आर्म्स प्रूफ रूम कमरे का इंचार्ज बनाना चाहता था। देवराज चौहान ने उसे अपना नाम ठक्कर बाबा बताया था। बहरहाल थोड़ी सी जोड़ तोड़ के पश्चात देवराज चौहान इस काम के लिए तैयार हो गया। फिर आर्म्स प्रूफ रूम चालू हो गया। देवराज चौहान ने अपनी इच्छा अनुसार सिक्योरिटी तय की। इन सब बातों के पीछे बेहद खास बात थी जो कि पठानिया छिपा रहा था कि देवराज चौहान और जगमोहन को पहले से नहीं मालूम थी। इस काम में देवराज चौहान की पुरानी पहचान वाला शख्स जयंत कुमार नामक खतरनाक आदमी भी शामिल था। दरअसल आर्म्स प्रूफ रूम जुआ घर की दौलत के लिए नहीं बनाया गया था, जबकि सबको यही बताया गया था कि वह जुआ घर की दौलत रखने के लिए बनाया गया है। वागले और डाबर अक्सर ड्रग्स खरीदते थे। इस काम को वे कैश पेमेंट देकर करते थे। इस कारण ड्रग्स सस्ती हासिल होती थी और वे तगड़ा मुनाफा कमाते थे। परंतु कभी कभी ड्रग्स पहुंचने में और पेमेंट देने में 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते थे। ऐसे में कैश रखी करोड़ों की रकम को संभालना कठिन हो जाता था। इतनी बड़ी रकम के कारण कोई भी अपनी जान पर खेल सकता था। इसी कारण आर्म्स प्रूफ कमरा तैयार किया गया था ताकि ऐसा वक्त आने पर ड्रग्स वाली करोड़ों की दौलत वहां सुरक्षित रखी जा सके। जयंत कुमार को यह बात मालूम हो गई थी और उसने देवराज चौहान को बताया था। यही कारण था कि देवराज चौहान नाइट रेस्टोरेंट में आर्म्स प्रूफ कमरे के बारे में जानने आया था। परंतु इत्तेफाक ऐसा हुआ, हालात ऐसे हुए कि वह उसी कमरे का मुख्य पहरेदार बन गया। उसने पठानिया को एक बार कहा भी कि अगर कमरे में मौजूद दौलत देखकर उसका ईमान बिगड़ गया तो। जवाब में पठानिया ने कहा कि ऐसा होने पर उसे मामला संभालना आता है। यानी कि पठानिया की तरफ से पूरी छूट थी कि अगर वह कुछ कर सकता है तो कर ले, वह सब ठीक कर लेगा। पठानिया के इस जवाब पर देवराज चौहान का इरादा पक्का हो गया कि वह आर्म्स प्रूफ कमरे की दौलत लूटेगा। अब उसे उस दिन का इंतजार था जब वागले और डाबर ड्रग्स वाली दौलत आर्म्स प्रूफ रूम में रखते। उधर जगमोहन और जयंत कुमार देवराज चौहान का इशारा पाने के लिए तैयार बैठे थे। आर्म्स प्रूफ रूम की सुरक्षा के इंतजामों में मात्र सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि रूम के भीतर भी सुरक्षा के तगड़े प्रबंध थे जिन्हें अमरनाथ मल्होत्रा कंट्रोल करता था, जो कि जाति तौर पर शरीफ और अपनी ड्यूटी पूरी करने वाला इंसान था। इसके अलावा रूम के भीतर दौलत राम और कविता देसाई की ड्यूटी रहती थी। दौलत राम रूम की खिड़की से जुआरियों से कैश लेकर उन्हें खेलने के लिए टोकन देता था और कविता देसाई उन नोटों को करीने से रैकों पर लगाती थी। दौलत राम खेला खाया खतरनाक आदमी था और खूबसूरत कविता देसाई जो कहने को औरत थी परंतु उसका दिमाग और हरकतें खतरनाक मर्दों से कम नहीं थी। वह बागली डाबर की मशीनरी में बहुत पुराना पुर्जा थी और रिकॉर्ड के मुताबिक विश्वसनीय थी। पंचम खेड़ा भी अजमेर अंडरवर्ल्ड की हस्ती था, तगड़ी हस्ती था। उसकी अपनी काफ़ी चलती थी परंतु वागले और डाबर से वह काफ़ी कम था। इन दोनों का मुकाबला करना उसके लिए असंभव था। परंतु पंचम खेड़ा की निगाह जुआ घर वाले आर्म्स प्रूफ कमरे पर पड़ चुकी थी और इस बात की असलियत भी उसे मालूम हो गई थी कि ज़रूरत पड़ने पर वागली डाबर ने वहां करोड़ों का माल भी रखना है और पंचम खेड़ा ने मन ही मन उन करोड़ों को लूटने का पक्का प्रोग्राम बनाया और जुआ घर जा पहुंचा। पठानिया वहां नहीं था। ठक्कर बाबा के रूप में देवराज चौहान से मुलाकात हुई। पंचम खेड़ा ने देवराज चौहान को लूट में अपने साथ मिल जाने को कहा परंतु देवराज चौहान ने उसे स्पष्ट मना कर दिया। इस दौरान देवराज चौहान पंचम खेड़ा के बारे में मालूम कर चुका था कि वह अजमेर में क्या हस्ती रखता है। देवराज चौहान को महसूस हुआ कि खेड़ा जैसा इंसान उसकी योजना बिगाड़ सकता है। खेड़ा को रास्ते से हटाने के लिए देवराज चौहान ने पठानिया को बता दिया कि पंचम खेड़ा क्या इरादे रखता है। पठानिया ने कहा कि वह खेड़ा को समझा देगा। जुआ घर में पंचम खेड़ा जब खेलने के लिए टोकन लेने के लिए आर्म्स प्रूफ कमरे की खिड़की पर गया तो खिड़की में बैठे दौलत राम से उसकी बात हुई। दोनों पुराने वाकिफदार थे। खेड़ा ने उसे कहा कि ड्यूटी समाप्त करके उसके पास आए। तो यह थी अब तक की कहानी।
आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।